डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। हम लोग अब पहला चैप्टर पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है अधिकारों का बंटवारा कर देना। ये पावर जो है गवर्नमेंट जो होती है, उस गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं तीन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव, इसमें बांट देना, या गवर्नमेंट के जो लेवल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज या कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसमें बांट देना। तो ऐसे देखने से लग रहा है कि पावर को शेयर करने से ये कमजोर होती है गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं है। डेमोक्रेसी में पावर को जितना शेयर किया जाएगा, जितना बांटा जाएगा, उतना और प्रभावकारी होगा और ज्यादा फायदेमंद होगा। तो हम यहाँ पर पावर शेयरिंग से संबंधित दो देशों का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह से इतनी ग्रुप थे और इतनी ग्रुप में किस तरह से टेंशन था, लैंग्वेज को लेकर के इतनी ग्रुप बने हुए थे श्रीलंका में भी और बेल्जियम में भी। तो हम इसी दोनों देशों का उदाहरण लेकर के हम पावर को शेयरिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक देश में, जैसे बेल्जियम में जो टेंशन पैदा हो गया था लैंग्वेज को लेकर के, वहाँ के लिए नेताओं ने अपने पावर को शेयर करके बांट करके वहाँ पर शांति स्थापित की। और दूसरी तरफ श्रीलंका, जो कि यहाँ पर पावर को शेयर नहीं किया गया, जिसके कारण गृह युद्ध हुआ, उसमें हजारों लोग मारे गए। तो इस तरह से हम देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम के बारे में जानकारी क्या है कि बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा एक देश है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। 1 करोड़ से बस इतना ही जनसंख्या है। अब क्या था कि वहां पर मतलब 3 एथनिक ग्रुप रहते थे, खास करके मुख्यतः 2 ही। जैसे कि पहला था बेल्जियम की, पहले हम यहाँ पर मैप दिखा देते हैं तो मैप से समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या है। ये मैप है। ये जो उत्तर का पार्ट दिखाई दे रहा है और नीचे, तो उत्तर का पार्ट जो था फ्लेमिश रीजन था। फ्लेमिश रीजन, इसको उत्तरी पार्ट फ्लेमिश रीजन, और नीचे का जो पार्ट है दक्षिणी पार्ट, वो था वालोनिया रीजन। तो ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये राजधानी है ब्रुसेल्स। तो ये उत्तरी पार्ट में, जो नॉर्दर्न पार्ट में, बेल्जियम का नॉर्दर्न पार्ट में फ्लेमिश रीजन कहलाता था। यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, डच स्पीकिंग लोग रहते थे। और ये दक्षिणी पार्ट जो है वो था फ्रेंच स्पीकिंग। वालोनिया रीजन जिसको कहा जाता था, फ्रेंच स्पीकिंग था। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ का इथनिक कंपोजिशन क्या है। अब बेल्जियम के नॉर्दर्न पार्ट में जिसको फ्लेमिश रीजन कहा जाता था, वहां पर डच बोलने वालों की संख्या 95% थी। 95% लोग जो थे डच भाषा बोलते थे। अब साउथर्न पार्ट जो बेल्जियम का था, उसमें 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और 1% जो शेष रह गया वो जर्मन भाषा बोलते थे। इस तरह से याद हुआ बेल्जियम का जो इथनिक कंपोजिशन था, ये क्या था? डच स्पीकिंग 59%, फ्रेंच स्पीकिंग 40%, और जर्मन स्पीकिंग 1%। इस तरह से वहाँ का इथनिक कंपोजिशन था। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में क्या पोजीशन था, इतनी ग्रुप किस तरह से विभाजित थे, किस तरह डिवीजन था। तो ब्रुसेल्स जो कि वहाँ की राजधानी थी, वहाँ पर 80% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे और 20% डच भाषा बोलने वाले लोग थे। अब क्या हुआ कि डच और फ्रेंच भाषा बोलने वालों के बीच में ये तनाव पैदा हो गया, इंटेंस तनाव पैदा हो गया। अब
तनाव पैदा होने से, अब क्यों तनाव पैदा हो गया भाई? क्योंकि 40% जो फ्रेंच भाषी लोग थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, वे डच स्पीकिंग लोगों की तुलना में अमीर भी थे और ज्यादा एजुकेशन भी उनके पास थी, सरकारी नौकरी में ज्यादा थे। तो ये डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या मैंने बताया 59%। तो ये बहुसंख्यक थे, ज्यादा इनकी संख्या थी, फिर भी उनको न आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा मिला था और न ज्यादा एजुकेटेड लोग थे। तो इस तरह से फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग में दोनों में टेंशन पैदा हुआ कि भाई संख्या में कम है, फिर भी वो लोग हमसे ज्यादा, वो लोग का इकोनॉमिक विकास हुआ, हम लोग का कम हुआ। तो इस तरह से हुआ, तो टेंशन पैदा हुआ। तब जाकर के क्या हुआ कि वहां के लीडर्स ने उसको 1950 से 1960 के बीच में टेंशन बढ़ गया था। तो उस डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में इसी डिफरेंसेस के कारण, लेकिन वहां पर लीडरों के द्वारा जो भी एकोमोडेशन किया गया, समझौता किया गया, वो सभी लोगों को मान हुआ, वहां पर शांति भंग नहीं हुई, वहां गृह युद्ध नहीं हुआ। तो ये हम लोग बेल्जियम का पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे किस तरह से बेल्जियम में एकोमोडेशन किया गया, वहां पर शांति बहाल की गई, वहां के लोग मान गए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग अब चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री, एक द्वीपीय देश है, टापू देश है, जो कि हमारे इंडिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच जो विभाजित करने वाली जो स्टेट है उसका नाम है पाक स्टेट, और एक है मुनार गल्फ ऑफ मुनार। और पाक स्टेट से श्रीलंका जो है इंडिया से अलग है। एक द्वीपीय देश चारों तरफ पानी से घिरा हुआ समुद्र में है। तो यहाँ की जनसंख्या जो है 2,17,00,000 के करीब है श्रीलंका की। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इतनी कंपोजिशन कैसा था, कैसे लोग यहाँ रहते थे, कौन कौन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, किनकी संख्या ज्यादा थी। तो हम देखते हैं पहले कि सिंहला स्पीकर्स, सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी वहाँ श्रीलंका में, आज भी है, जिनकी संख्या उस समय थी 74%, 74% जनसंख्या सिंहली भाषा बोलती है श्रीलंका की। और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो थी 18% थी। और क्रिश्चियन जो थे वो 7% थे, जो कि वे तमिल भी थे और सिंहला भी थे, मतलब तमिल भाषा भी बोलने वाले थे और सिंहली भाषा भी बोलने वाले थे। 7% लोगों में क्रिश्चियन वो थे। फिर से समझ में आ गया, वहां श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन थे? सिंहली भाषी लोग थे, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे। दूसरा पोजीशन पर कौन थे? तमिल भाषा बोलने वाले, जिसकी संख्या 18% थी, और क्रिश्चियन जो कि 7% थे। और वे दोनों भाषा बोलते थे, तमिल भी और सिंहला भी मिला जुला करके। अब सवाल उठता है कि अब हम देखते हैं कि तमिल भाषा जो बोलने वाले लोग थे उसमें 2 ग्रुप थे, उसको 2 ग्रुप में बांटते हैं। पहला है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स किसे कहते हैं भाई? श्रीलंकन तमिल्स उसे कहते हैं जो वहां के मूल निवासी थे, श्रीलंका में ही उनका पुरखे पुरानिया रहते थे, पूर्वज रहते थे, उनका वहीं जन्म हुआ, वो सब तो श्रीलंकन तमिल्स नेटिव वहां के कहलाते हैं, मूल निवासी। तो उनकी संख्या थी 18% में से 13%। उनकी संख्या कितनी थी? 18% में से 13%, और बच गया 5%। तो 5% जो लोग थे वो इंडियन तमिल थे। इंडियन तमिल मतलब, इंडियन तमिल वे लोग थे जो जब उपनिवेश बना हुआ था श्रीलंका, जिस तरह से हमारा देश उपनिवेश था, उसी तरह से श्रीलंका में उपनिवेश था। उसकी हमारी आजादी 1947 में हुई और उसकी आजादी 1948 में हुई। तो उपनिवेश जब था तो हमारे इंडिया के साउथर्न पार्ट, खास करके तमिलनाडु से तमिल लोगों को प्लांटेशन वर्कर के रूप में अंग्रेज जो थे श्रीलंका ले गए। वहां रबड़ की खेती करवाते थे, गन्ना उगाते थे, जैसा कि बहुत जगह हमारे देश के लोगों को भेजा गया था। फिजी हुआ, कैरेबियन द्वीप हुआ,
ट्रिनिडाद टोबैगो हुआ, मतलब सभी देशों में भेजा गया था। उसी तरह श्रीलंका में भेजा गया था। अब वो जो वहां गए वे लोग वहीं रह गए। अब उनके बाल बच्चे वहीं होने लगे, तो वहीं रह गए, वहीं उनका निवास स्थान हो गया। इस तरह से 5% जो लोग हो गए वो तमिल बोलने वाले, वो इंडियन तमिल कहलाते हैं। इस तरह से 18% का बंटवारा हो गया। 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल, और 74% 74% कौन थे? सिंहली भाषी, सिंहली भाषा बोलने वाले। अब अधिकांश जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म का मानते हैं। और जबकि तमिल बोलने वाले जो अधिकांश लोग हैं वे या तो हिंदू हैं नहीं तो मुस्लिम हैं। इस तरह से श्रीलंका का कंपोजिशन था। अब श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में जो इथनिक ग्रुप था, सिंहला जो मेजोरिटी में थे वहां, जब श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। इंडिपेंडेंट देश के रूप में श्रीलंका 1948 में उत्पन्न हुआ। तो सिंहला कम्युनिटी के जो लोग थे वे चाहते थे कि हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए इस श्रीलंका की सरकार पर, श्रीलंका पर हमारा ही प्रभुत्व हो, डोमिनेंसी कायम हो, क्योंकि संख्या में ज्यादा थे। तो वे चाहते थे। अब वे सिंहला सुपरमैसी को, सिंहला की सुपरमैसी कायम करने के लिए क्या किया? मेडिटेरेनियन मेजर अपनाना शुरू कर दिया। माने बहुसंख्यकवाद जिसको कहा जाता है कि बहुसंख्या में हम ज्यादा हैं तो इसलिए हमारी बात सारी होनी चाहिए। ये उसके लिए उसने संविधान में बदलना शुरू कर दिया और जो कानून थे उसमें बदलना शुरू कर दिया। और अब क्या किया इसके तहत? 1956 में, 1956 में श्रीलंका की सरकार ने क्या किया कि वहां की जो सिंहली भाषा थी उस सिंहली भाषा को ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया। अब इस तरह से तमिल भाषा जो थी वो डिसरिगार्ड हुई, उसको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली, कोई इज्जत नहीं मिली। इसके बाद और क्या गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया? क्यों ऐसा किया ये भी समझना चाहिए कि श्रीलंका के जो तमिल थे वे सिंहला लोगों की तुलना में अधिक समृद्धशाली थे, अधिक अमीर थे, अधिक पढ़े लिखे थे। सरकारी नौकरियों में इन्हीं लोगों का दबदबा था। 18% होने के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में इन्हीं लोगों का दबदबा था, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ते थे तो वो अधिक संख्या में जाते थे। लेकिन जब ये कब था? 1948 के पहले, जब वहां पर कॉलोनी श्रीलंका कॉलोनी था, उस पर दूसरे देशों का मतलब अंग्रेजों का शासन था, तब की बात है। तो जब आजाद हुआ तो बहुसंख्यक जो सिंहला जाति था उनको लगा कि अरे भाई हम संख्या में ज्यादा है, ये कम है, फिर भी हम लोग सरकारी नौकरी में ये कम है, चाहे हमारा आर्थिक विकास कम हुआ है, ये लोग कम संख्या होते हुए भी ये लोग हमसे आगे हैं। तो ये ईर्ष्या की भावना आई और जब गवर्नमेंट बनी सिंहला लोगों की तो ये इस तरह से करना शुरू कर दिया श्रीलंका गवर्नमेंट ने। सिंहला स्पीकर जो थे उनको प्रेफरेंस देने लगा। अब तो 1956 में क्या हुआ? ये ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया सिंहला को। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपना ली, प्रेफरेंस देना मतलब सिंह लोगों को पहले प्रेफरेंस देना, उसके बाद श्रीलंका तमिल को दिया जाएगा। उसमें क्या किया गया? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों में एडमिशन को से लेकर के या और जो भी था उसमें पहले सिंहला लोगों को, उसके बाद तमिल को, सरकारी नौकरी में पहले सिंहला को तब तमिल को, इस तरह से किया जाने लगा। मतलब तमिल लोगों को छांटा जाने लगा। इस तरह से ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइज देम। एक नया संविधान बनाया गया जिससे कि सिंहला लोगों की हित ज्यादा को ध्यान में रखा गया। ये सारे जो मेजर थे एक के बाद वो अपनाते गए सिंहला की जो सरकार थी। इससे क्या हुआ? श्रीलंका जो तमिल थे उनके बीच, उनके मन में उनको ऐसा लगने लगा कि हम लोग इसी देश के रहने वाले नागरिक हैं, लेकिन हम लोगों को किसी भी तरह का कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। लगता है कि हम लोग बाहर ही है, दूसरे देशों से आए हुए, इस तरह से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। इस तरह से उनके मन में ऐसा लगने लगा और वे कहने लगे कि ये संविधान जो बनाया गया है और इस सरकार की जो नीतियां हैं ये भेदभाव करने वाली नीतियां हैं। उनको ऐसा लगने लगा और वो क्या किए
अब श्रीलंका तो तमिल से उन्होंने पार्टी बनाना शुरू कर दिया और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। जैसे कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज देने के लिए मांग करने लगे। अब क्षेत्रीय ऑटोनॉमी की बात करने लगे कि क्षेत्रीय हम लोग जिधर है उधर हम लोग को आज़ादी मिलनी चाहिए क्षेत्रीय। अब भाई एजुकेशन में, सरकारी जॉब में ये इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। जिस तरह से सभी लोग को मिल रहा है उस तरह से तमिलों को मिलना चाहिए। इस तरह से वहाँ के लीडर्स मांग करने लगे। अब हम श्रीलंका का यहाँ पर थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि तमिल और सिंहली जो थे किधर कितने थे। ये श्रीलंका है। ये रेड जो दिखाई दे रहा है श्रीलंका का, ये उत्तरी और पूर्वी भाग जो है, उत्तरी और पूर्वी भाग जो है ये सब तमिल स्पीकिंग लोग थे, तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे। ये सब, ये जाफना है, ये सब पूर्वी भाग है। ये 60% में आते हैं जो तमिल भी बोलते थे और सिंहला भी बोलते थे, जो भी क्रिश्चियन थे। और बाकी जितना भी दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है, ये भाषा बोलते थे सिंहली भाषा। तो मैप से देखने से पता चल रहा है कि ये बहुसंख्यक जो जनता थी वहाँ की श्रीलंका की है वो क्या है, सिंहली भाषा है, सिंहली स्पीकर्स है। तो इस तरह से वहाँ संघर्ष शुरू हो गया। 1980 आते आते अनेकों पॉलिटिकल संगठन स्थापित हो गए श्रीलंका में और मांग करने लगे कि हम लोगों को तमिल इलम दिया जाए, इंडिपेंडेंट तमिल इलम दिया जाए, मतलब कि स्वतंत्र तमिल देश राज्य बनाया जाए। इस तरह से उत्तरी और पूर्वी भाग में, क्योंकि संख्या उनकी ज्यादा थी, तो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भाग में वे मांग करने लगे वहां के लीडर्स कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट दिया जाए, बनाया जाए। लेकिन वहां की जो मेडिटेरियन गवर्नमेंट थी सिंहला की, उसकी उनकी मांगों को नहीं मानी। ये विश्व पटल पर भी मांग की गई कि श्रीलंका में शांति समझौता किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और वहां पर बहुत जल्दी ये जो वहां का टेंशन था गृहयुद्ध में बदल गया, गृहयुद्ध छिड़ गया, सिविल वार हो गया। मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि श्रीलंका के इस गृहयुद्ध से संबंधित एक फिल्म है जिसका नाम है मद्रास कैफे। तो मद्रास कैफे आप लोग देख सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा इसको समझने के लिए। मद्रास कैफे जिसमें जॉन अब्राहम है। अब क्या हुआ, ये गृहयुद्ध छिड़ गया। तो गृहयुद्ध छिड़ने के बाद 1980 के बाद में वहां का एक लीडर बना जिसका नाम था प्रभाकरम, इसको आना कहा जाता था, प्रभाकरम। अब उसने माने आर्म जो संघर्ष शुरू कर दिया। अब वहां के गवर्नमेंट के ऑफिस पर, वहां के लीडर्स, सिंहला लीडर्स पर आक्रमण करने लगे, मारने लगे। वहां श्रीलंका के सिविल वार में 40,000 श्रीलंकन तमिल, 30,000 सिंहला और 1200 हमारे देश के सैनिक मारे गए थे। अब सवाल उठता है कि हमारे देश के सैनिक क्यों मारे गए थे भाई? शांति स्थापित करने के लिए गए। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो हमारे देश से शांति सैनिक श्रीलंका में गए थे। वहां शांति स्थापित करने के लिए हमारे देश की सरकार ने वहां भेजा था।